स्टूडेंट्स, तो हमारा आज का टॉपिक है इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। राइट, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसे काम करता है। लास्ट क्लास में हमने हल्का सा इसका क्लू दे दिया था भाई कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या नॉन पोलर एटम्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए नेचर में हीलियम गैस मौजूद है, ये पूरी तरह से एक एटम है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, नॉन पोलर है। राइट, तो हीलियम गैस में जितने भी पार्टिकल हैं वो सारे हीलियम के पार्टिकल हैं। अब प्रश्न आता है कि आखिर दो हीलियम के पार्टिकल जो पूरी तरह से न्यूट्रल हैं, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में आपको बताया कि जो हीलियम के एटम इस पोजीशन पे हैं, न्यूक्लियस और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन, इस तरह का सीन, वो सेल्फ ऑसिलेशन की वजह से मोमेंटली इस तरीके से पोलराइज हो जाते हैं कि न्यूक्लियस एक तरफ आ जाता है और इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ जाता है। ओके और ओके, इस तरह से उनके अंदर डाइपोल इंड्यूस्ड हो जाता है। सो इट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल मोमेंटली पोलराइज हो गए हैं। दूसरा भी नॉन पोलर था लेकिन मोमेंटली क्या हो गया, पोलराइज हो गया। तो इनके दोनों के अंदर डाइपोल इंड्यूस्ड हो गया, और अब डाइपोल इंड्यूस्ड हो गया तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में मोमेंटली बन गया है। तो यहाँ पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसे आप केमिस्ट्री में इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स कहोगे। इस इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स को ही हम लोग केमिस्ट्री में डिस्पर्जन फोर्स का नाम देंगे। इसे ही हम लोग लंदन फोर्स का नाम देंगे। राइट, और इसी फोर्स को और अदर फोर्सेस के साथ कलेक्टिवली वंडरवाल फोर्स कहा गया है, वंडरवाल फोर्स। राइट, तो हमें एक बात पता चला है भाई कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वो जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं उस फोर्स को हम डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं। और डिस्पर्जन फोर्स में सारा का सारा रोल पोलराइजेशन का है। तो जितना ज़्यादा साइज बढ़ेगा, मोलिकुलर मास बढ़ेगा, सीधा सा मतलब है उसमें मोमेंटली जब पोलराइज होंगे तो चार्ज ज़्यादा आएगा, तो चार्ज ज़्यादा आएगा तो साइज इंक्रीज होगा। तो आप लोग एक बात समझ लीजिए, डिस्पर्जन फोर्स जो है वो भी इंक्रीज होगा, डिस्पर्जन फोर्स इंक्रीज होगा। और आप एक बात देखिए कि दो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स अगर बढ़ रहा है, राइट, अगर डिस्पर्जन फोर्स इंक्रीज हुआ है तो फिर आप यूँ कहिए कि बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि दो पार्टिकल एक दूसरे के साथ ज़्यादा फोर्स से जुड़े हुए हैं। तो फिर उन पार्टिकल को दूर करना आसान नहीं है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ आप एक बात, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट को कहाँ से ले आया, हमारा टॉपिक जो है ना वो ज़्यादा क्वेश्चंस आप बॉइलिंग पॉइंट को लेकर ही बनते हैं। तो मैं एक बात कह देता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली वेरी करता है किसके साथ, इंटरमोलिकुलर फोर्स के साथ। जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा उतना ही उस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ये हमारा मामला है। तो पहला तो प्रश्न यही आता है भाई, और इंटरमोलिकुलर फोर्स वेरी करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जिसको मैं यहाँ पर डिस्पर्जन फोर्स कह रहा हूँ। कौन सा, डिस्पर्जन फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है किसके साथ, साइज के साथ। साइज बढ़ेगा डिस्पर्जन फोर्स बढ़ेगा, डिस्पर्जन फोर्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब प्रश्न आता है भाई कि कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिनमें डिस्पर्जन फोर्स है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैविंग डिस्पर्जन फोर्स, सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, देन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ओके, और देखिए भाई CH4, CH3, CH3, हाइड्रोकार्बन जनरली C6H14, राइट, यानी CH3, CH2, 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 CH3। ओके, सो देयर आर 6 कार्बन लीनियरली अटैच्ड हो जाएं या किसी और शेप में अटैच्ड हो जाएं। अब मामला आता है भाई कि किनके अंदर डिस्पर्जन फोर्स आपको पता चल गया, लास्ट क्लास से ही आपको आइडिया है।
अब मामला आता है भाई इंटरमोलिकुलर फोर्स किस में कम है और किस में ज़्यादा है। तो आप समझते जाइए, मैं कुछ एग्जांपल लेके चलता हूँ। हैलोजन्स, और हैलोजन नेचर में फ्लोरीन F2 के रूप में मिलता है, क्लोरीन Cl2 के रूप में मिलता है, ब्रोमीन Br2 के रूप में मिलता है, आयोडीन I2 के रूप में मिलता है। ओके, और आप सबको पता है भाई कि साइज फ्लोरीन का छोटा है, क्लोरीन का साइज उससे बड़ा है, ब्रोमीन का साइज उससे बड़ा है और आयोडीन का साइज उससे बड़ा है। सो डिस्पर्जन फोर्स सबसे ज़्यादा आयोडीन में है, मैक्सिमम डिस्पर्जन फोर्स, राइट, और इन सब में मिनिमम डिस्पर्जन फोर्स फ्लोरीन में है। सो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड देखिए भाई, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इन सब में आयोडीन का है। तो आप सब इसको बता सकते हो भाई क्यों? आप कहो जी चारों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो काम करती है वो डिस्पर्जन फोर्स काम करती है। अब जैसे जैसे साइज बढ़ेगा डिस्पर्जन फोर्स बढ़ेगा, डिस्पर्जन फोर्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो आप लोग से पूछा गया बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड ये है। अब आपसे पूछा है रीजन क्या होगा, तुम खुद लिखोगे भाई रीजन क्या होगा। आप ये लिखोगे all are non-polar molecules, so these all have intermolecular dispersion force, and we know dispersion force increases with increase in size. So F2 have smallest size among these, so weakest intermolecular dispersion force, right, while I2 have largest intermolecular force because of the largest size among these. तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन ये है कि जस्टिफाई कीजिए आप लोग कि Cl2, Br2 एंड I2, Cl2 नेचर में एक गैस है, Br2 ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एंड आयोडीन इज सॉलिड इन एग्जिस्ट एज सॉलिड इन नेचर। अब वही बात आती है भाई, इंटरमोलिकुलर फोर्स जिसमें कम होता है वही गैस होता है। जैसे ही साइज बढ़ा इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ा वो लिक्विड हो गया, और ज़्यादा साइज बढ़ा इंटरमोलिकुलर फोर्स और ज़्यादा हो गया तो डेफिनेटली सॉलिड हो गया। तो क्या आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो कि क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड? आपको जी दोनों ही नॉन पोलर हैं और दोनों में ही डिस्पर्जन फोर्स है, लेकिन ब्रोमीन का साइज बड़ा है तो उसमें डिस्पर्जन फोर्स ज़्यादा होगी। ब्रोमीन लिक्विड है जबकि आयोडीन सॉलिड है। आप जस्टिफाई कीजिए, आप कहोगे जी ब्रोमीन और आयोडीन में आयोडीन का साइज बड़ा है, तो आयोडीन का साइज बड़ा है तो आयोडीन में डिस्पर्जन फोर्स भी ज़्यादा होगी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, सो इस क्वेश्चन को भी आप लोग जस्टिफाई कर लीजिए। नोबल गैसेज, सबको पता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन, सब के सब नॉन पोलर हैं, किसी पे कोई चार्ज नहीं है। ओके, और जब कोई चार्ज नहीं है तो फिर मेरा प्रश्न आता है भाई कि बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या होगा। हीलियम उससे ज़्यादा नियॉन, उससे ज़्यादा आर्गन, उससे ज़्यादा क्रिप्टॉन और इनमें सबसे ज़्यादा जीनॉन। तो आपसे रीजन पूछ सकता है भाई कि हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम क्यों होता है, अप्रोक्सीमेट -269 डिग्री सेल्सियस। समझिए ध्यान से, लगभग -269 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है। रीजन आपसे पूछा कि ऐसा क्यों होगा, तो आप कहोगे ऑल आर नॉन पोलर गैसेज, सभी नॉन पोलर गैसेज हैं, सभी के बीच में डिस्पर्जन फोर्स है, और साइज जब बढ़ेगा तो डिस्पर्जन फोर्स भी बढ़ेगी, डिस्पर्जन फोर्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए और क्वेश्चंस पे चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट CH4 से ज़्यादा CH3, बिल्कुल दोनों ही नॉन पोलर हैं, दोनों में ही वंडरवाल फोर्स है, डिस्पर्जन फोर्स है, राइट। और
आप कहोगे लार्ज साइज, मोर डिस्पर्जन फोर्स, मोर बॉइलिंग पॉइंट, मोर बॉइलिंग पॉइंट। चलिए भाई, CH3 से ज़्यादा CH3 CH2 एंड CH3, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। सो आपको ये बिल्कुल वही रीजन है, जहाँ साइज बढ़ा वहीं डिस्पर्जन फोर्स बढ़ी और वहीं पर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ। लेकिन शर्त ये है कि दोनों ही नॉन पोलर होने चाहिए। तो नॉन पोलर में आप लोग इसी के साथ कंपेयर कर रहे हो, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी ज़रूरत हमें फ्रीक्वेंटली पड़ती है, और वो पॉइंट ये है भाई कि विद ब्रांचिंग, जब आप किसी भी कंपाउंड में ब्रांचिंग करोगे, आपने 10th में भी थोड़ा पढ़ा है भाई, ब्रांचिंग होते ही उनके सरफेस ऑफ कांटेक्ट जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। उनके एक दूसरे के जो कांटेक्ट के सरफेस हैं, कांटेक्ट डिक्रीज, राइट। और सरफेस ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज हो जाएगा तो भाई डिस्पर्जन फोर्स भी डिक्रीज होगा। कैसे होगा समझिए ध्यान से। डिस्पर्जन फोर्स डिक्रीज, ये मान लीजिए आपका एक कोई भी मॉलिक्यूल था, 4 कार्बन थे, और ये दूसरा मॉलिक्यूल है 4 कार्बन। दूसरी तरफ हमने क्या किया, कार्बन तो 4 ही रखे लेकिन एक ब्रांचिंग कर दिया। अगले केस में ये भी 4 ही रखे लेकिन ब्रांचिंग। अब दोनों ही केस में कार्बन तो 4 हैं लेकिन सरफेस ऑफ कांटेक्ट जो है वो पहले वाले केस में ज़्यादा है। तो ज़्यादा सरफेस कांटेक्ट में है तो डिस्पर्जन फोर्स पहले में ज़्यादा होगा, जबकि दूसरे में सरफेस ऑफ कांटेक्ट पहले की तुलना में क्या हो गया है, कम हो गया है। तो आप ध्यान रखना, जैसे जैसे ब्रांचिंग होगा सरफेस ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज, और सरफेस ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज को हम लोग बहुत सरल नाम देंगे, सरफेस एरिया डिक्रीजेज। सरफेस एरिया जो है वो घट गया है, और सरफेस एरिया घट जाएगा तो डिस्पर्जन फोर्स भी घटेगा। तो आप लोग इन्हीं मॉलिक्यूल्स में जब ब्रांचिंग का जिक्र आता है तो आप लोग कैसे करोगे, समझिए ध्यान से। बॉइलिंग पॉइंट फिर से लिख रहा हूँ, CH4 से ज़्यादा CH3 पॉइंट नंबर 1। साइज बढ़ा, डिस्पर्जन फोर्स बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। CH2 CH3 से ज़्यादा CH3 CH2 और CH3, साइज बढ़ा, डिस्पर्जन फोर्स बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। आगे देखिए, CH3 CH2 और CH3, और नेक्स्ट में CH3 CH3 और CH3। पहले वाला लीनियर है तो सरफेस एरिया ज़्यादा है, और सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इसका मतलब डिस्पर्जन फोर्स ज़्यादा होगी। यहाँ लिख रहा हूँ भाई, लीनियर मतलब मोर सरफेस एरिया, मोर सरफेस एरिया का मतलब मोर डिस्पर्जन फोर्स। आप कोई भी चीज़ ऐसे शॉर्ट नेम से नहीं लिखोगे, सरफेस एरिया को ऐसे नहीं लिखोगे, पूरा लिखोगे सरफेस एरिया डिस्पर्जन फोर्स, और मोर डिस्पर्जन फोर्स मतलब मोर बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी तरफ ब्रांचिंग हो गया है, और जहाँ ब्रांचिंग हो गया वहाँ पर लेस सरफेस एरिया, लेस सरफेस एरिया मतलब लेस डिस्पर्जन फोर्स और लेस बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें एक बात ध्यान रखना भाई कि इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिसे डिस्पर्जन फोर्स कह रहे हो आप, ओके, इंटरमोलिकुलर फोर्स, मोलिकुलर फोर्स जिसको आप लोग नाम दे रहे हो डिस्पर्जन फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स वो डायरेक्टली वेरी करता है किसके साथ, साइज के साथ। और अगर कोई हाइड्रोकार्बन है तो सबको पता है जितने कार्बन ज़्यादा होंगे उतना ही साइज ज़्यादा होगा। लेकिन इन्वर्सली वेरी कर रहा है, अगर कार्बन सेम हो तो फिर सारा खेल किस पर आ जाएगा, ब्रांचिंग के साथ। जितना ब्रांचिंग ज़्यादा होगा उतना ही डिस्पर्जन फोर्स कम होगा, ये ध्यान रखना है, राइट। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं, लेकिन जवाब आपके पास उन सब प्रश्नों का होना चाहिए जो डिस्पर्जन फोर्स से रिलेटेड थे। अगली क्लास में हम लोग पोलर मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे, फिर इन सब का कंपेयर करेंगे। लेकिन जस्टिफाई आपको करना है बॉइलिंग पॉइंट को। पहली चीज़, हीलियम से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट नियोन का,
दूसरा राइट आपका F2 से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट Cl2 का। तीसरा क्वेश्चन CH4 से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट CH3 का। राइट। फोर्थ क्वेश्चन नियोन से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आर्गन का। फिफ्थ क्वेश्चन क्लोरीन से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट Br2 का। सिक्स्थ क्वेश्चन CH3 से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट CH3 का। राइट। नेक्स्ट चलते रहिए। सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं और सभी में डिस्पर्जन फोर्स है। सेवंथ CH3 और CH3 में ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट CH2 और CH3 का है। तो ये बहुत सिंपल सा मामला था जिसमें हमने डिस्पर्जन फोर्स के बारे में बात की और हमें एक बात पता चल गया कि डिस्पर्जन फोर्स कंपैरेटिवली एक वीक फोर्स है। डिस्पर्जन फोर्स जिसको हमने नाम दिया है इंड्यूस्ड डाइपोल, राइट। इंड्यूस्ड डाइपोल कंपैरेटिवली एक वीक फोर्स है, राइट। और किनके बीच में काम करती है ये वीक फोर्स बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। किसके बीच में काम करती है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करती है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। एंड डिपेंड्स अपॉन साइज, इंक्रीज विद साइज जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इंक्रीज होगी, और डिक्रीज विद ब्रांचिंग, जैसे जैसे ब्रांचिंग होता जाएगा वैसे वैसे डिक्रीज होगी। तो ये आज की समरी है भाई आप लोगों के लिए। अगली क्लास में बात करते हैं हम लोग पोलर मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इतना बड़ा टॉपिक नहीं था, लेकिन एक बात समझ लो, एक क्लास में पहले दे चुका हूँ, दूसरा क्लास है, शायद कल की क्लास में ख़त्म हो जाए, और नहीं है तो एक क्लास और मिलेगा। रीज़न ये है बेटा कि टॉपिक आपका बहुत छोटा है। आप किसी भी 11th क्लास के टीचर का लेक्चर देखिए, आप लोगों को मैक्सिमम लेक्चर्स में एक में ही कवर हो जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, लेकिन हम लोग इसको कम से कम 3 या 4 क्लासेज में पूरा करेंगे, राइट। क्योंकि हमें इस टॉपिक को केवल 11th के नज़रिए से नहीं पढ़ना है। यही टॉपिक को यूं का यूं 12th क्लास में जब आएगा तो फिर आपके सारे कॉन्सेप्ट इस चीज़ को लेकर क्लियर होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके।